Chapter 6 Major Landforms of the Earth. You must have seen some of the landform features as shown in Figure 6.1 below. You will notice that the surface of the Earth is not the same everywhere. The Earth has an infinite variety of landforms. Some parts of the lithosphere may be rugged and some flat. यहाँ पे कुछ लैंडफॉर्म फीचर्स दिख रहे हैं फिगर 6.1 में, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज, प्लेन, ट्रिब्यूटरीज, रिवर, लेक, है ना, ये कोस्ट, आइलैंड, हिल्स, बेसिन, माउंटेन रेंज, ये कुछ लैंडफॉर्म फीचर्स हैं जो हमें दिख रहे हैं। ये हमें पता है कि जो अर्थ होती है ना, अर्थ का सरफेस जो होता है वो हर जगह सेम नहीं होता। बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हमें दिखते हैं अर्थ पर। जो लिथोस्फेयर मतलब लैंड वाला जो पार्ट है ना, वो कहीं कहीं पे रग होता है, मतलब कहीं पे थोड़ा सा रग्ड होगा और कहीं पे फ्लैट होगा। ठीक, दीज लैंड फॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस. You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving. Within the earth, a continuous movement is taking place. The first or the internal process leads to the upliftment and shrinking of the earth's surface at several places. ये लैंडफॉर्म बनते कैसे हैं? तो ये दो प्रोसेस की वजह से बनते हैं। ठीक है, दो प्रोसेस उसमें से कौन से हैं? तो क्या कह रहे हैं कि हमें पता है कि जो लैंड है ना, जिस पे हम लोग आज खड़े हैं, वो मूव कर रहा है, स्लोली मूव कर रहा है। अर्थ के अंदर मूवमेंट का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो इंटरनल प्रोसेस है, जो कि अपलिफ्टमेंट और शिंकिंग, अर्थ के सरफेस को अपलिफ्ट करता है, उठाता है, और सिंक करता है, मतलब सिंक करना किसी चीज़ को, सिंक करना मतलब उसको दबाना, है ना, तो उठाना और दबाना, ये अर्थ का इंटरनल प्रोसेस कर रहा है कुछ प्लेसेस पर। ठीक है, the second, the external process, is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface. The wearing away of the earth's surface is called erosion. The surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition. uh, these two processes are carried out by running water, ice, and wind. Broadly, we can group different landforms depending on elevation and slope as mountains, plateaus, and plains. पहला प्रोसेस हमारा इंटरनल प्रोसेस था, जो अपलिफ्टमेंट एंड श्रिंकिंग कर रहा है अर्थ के सरफेस की। दूसरा प्रोसेस जो है वो एक्सटर्नल प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें वेयरिंग डाउन हो रही है, रिबिल्डिंग हो रही है, मतलब लैंड का सरफेस खत्म हो रहा है और दूसरा बन रहा है। कैसे? जब ये जो अर्थ का सरफेस जो वेयरिंग अवे हो रहा है, मतलब जो ये टूट रहा है, जो खत्म हो रहा है, इस प्रोसेस को कह रहे हैं इरोजन। और जो द सर्फ हाँ जो इरोजन के प्रोसेस से सरफेस लोअर हुई है, उसको फिर रीबिल्ड करने का प्रोसेस जो कर रहे हैं वो डिपोजिशन कर रहे हैं। ठीक, तो इरोजन मतलब वहाँ पे लैंड खत्म हो रही है, और डिपोजिशन मतलब वहाँ पे लैंड बिल्ड हो रही है। ठीक, ये दो प्रोसेस कैसे होते हैं, इरोजन एंड डिपोजिशन? ये कोई रनिंग वाटर है, आइस है, विंड है, इसके द्वारा किए जाते हैं ये प्रोसेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे लैंड फॉर्म्स को ब्रॉडली डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन, मतलब उसके हाइट के बेसिस पे, उससे हाइट और स्लोप के बेसिस पे हम उसे डिवाइड कर सकते हैं माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स में। ठीक, तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि लैंड फॉर्म्स, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स अर्थ पर हैं। वो लैंड फॉर्म बनते किससे हैं? तो इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से बनते हैं। इंटरनल प्रोसेस में क्या हो रहा है कि लैंड अपलिफ्ट हो रहा है या श्रिंक हो रहा है। अपलिफ्ट हम देखेंगे जहाँ पे वॉल्केनोज वगैरह आते हैं, वहाँ अपलिफ्टमेंट होता है। जहाँ पे श्रिंकिंग, जहाँ पे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, वहाँ पे श्रिंकिंग हो रही है ना। फिर यहाँ पे सेकंड प्रोसेस जो है वो एक्सटर्नल प्रोसेस है, जिसमें इरोजन एंड डिपोजिशन हो रहा है। इरोजन मतलब इरोड होना, मतलब लैंड फॉर्म वहाँ पे इरोड हो रही है, खत्म हो रही है। डिपोजिशन मतलब वो जो इरोडेड मटेरियल है ना, वो कोई भी जो रनिंग एजेंट है, जिसमें वाटर, आइस एंड विंड आ रहे हैं, ये सारे लेके जा रहे हैं और इसको कहीं जाके डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे लैंड बिल्ड हो रही है। ठीक है, इस तरीके से लैंड फॉर्म्स बन रहे हैं। कौन कौन से लैंड फॉर्म्स बन रहे हैं? तो जैसे माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लेन्स हो गया, इसमें हमने क्लासिफाई किया है, डिवाइड किया हुआ है। तो माउंटेन्स की बात करते हैं। माउंटेन is any natural elevation of the earth's surface. The mountains may have a small summit and a broad base. It is considerably higher than the surrounding area. Some mountains are even higher than the clouds.
एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। माउंटेन्स क्या है, ये नेचुरल एलिवेशन है अर्थ के सरफेस का, ठीक है। जो माउंटेन की समिट होती है वो स्मॉल समिट होती है और उसका बेस जो होता है वो ब्रॉड होता है, जस्ट लाइक दिस, है ना, ऐसा। जो बेस होगा वो ब्रॉड होगा और जो समिट होगी वो छोटी सी स्मॉल सी होगी, ठीक है। कुछ क्लाउड जो कुछ जो हमारे माउंटेन्स होते हैं ना, वो जो सराउंडिंग एरिया है उससे अ, बड़े होंगे, उससे ऊँचे होंगे, तभी तो वो माउंटेन्स दिखेंगे ना। और कुछ माउंटेन्स ना क्लाउड से भी ऊँचे होते हैं, है ना। जैसे हम ऊपर जाते जाएँगे हमारा क्लाइमेट जो है ना वो कोल्ड होता जाएगा, ठीक, कोल्ड क्लाइमेट आता जाएगा, ठंडा होता रहेगा क्लाइमेट हमारा जितना हम ऊपर जाते जाएँगे। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली frozen rivers of ice. They are called glaciers. There are some mountains you cannot see as they are under the sea. Because of harsh climate, less people live in the mountain areas. Since the slopes are steep, less land is available for farming. तो कह रहे कुछ माउंटेन्स में ना जो आइस की रिवर होती है ना, जो रिवर है वहाँ वाटर नहीं है, उसमें आइस है, पूरा आइस से भरी पड़ी है वो, तो उसे कह रहे हैं कि वो क्या है, वो ग्लेशियर्स है। कुछ माउंटेन्स जो होते हैं वो हमें दिखते नहीं क्योंकि वो सी के अंदर होते हैं, ठीक है। माउंटेन का जो क्लाइमेट होता है बहुत रग्ड होता है, हार्श क्लाइमेट है, इसलिए बहुत कम लोग वहाँ पे रहते हैं। स्टीप स्लोप होगा तो यहाँ पे फार्मिंग के लिए भी बहुत कम लैंड अवेलेबल होता है, ठीक है। Mountains may be arranged in a line known as range. Many mountain systems consist of a series of parallel ranges extending over hundreds of kilometers. The Himalayas, the Alps, the Andes are mountain ranges of Asia, Europe, and South America, respectively. Mountains vary in their height and shape. माउंटेन्स कह रहे हैं अगर एक लाइन में अरेंज हो ना तो उसे हम कह देंगे कि ये रेंज है। बहुत सारे माउंटेन सिस्टम्स हैं जिसमें पैरेलल रेंजेस हैं जो कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक की एक्सटेंडेड है, ठीक है। जैसे हम हिमालयाज़ की बात करें, एल्प्स की बात करें, एंडीज़ की बात करें, तो हिमालयाज़ हमारी एशिया में है माउंटेन रेंज है, एल्प्स यूरोप की माउंटेन रेंज है और एंडीज साउथ अमेरिका में माउंटेन रेंज है ना। इसकी हाइट एंड शेप जो है ना वो वेरी करता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। अब माउंटेन के भी टाइप्स होते हैं, माउंटेन्स के टाइप देखें तो 3 टाइप के माउंटेन्स हैं, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स। Himalayan mountains and the Alps are young fold mountains with rugged relief and high conical peaks. ये जो हिमालय माउंटेन और एल्प्स माउंटेन है, हिमालय हमारा एशिया में माउंटेन रेंज हो गया, एल्प्स देखिए यूरोप में माउंटेन रेंज हो गया, है ना। तो ये दोनों जो है ये हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स है ना। इसकी जो रिलीफ है ना वो बहुत रग्ड है, बहुत खुरदरा से इसका सरफेस है और कोनिकल पीक्स है, हाई कोनिकल पीक्स है बिल्कुल। अरावली रेंज देखिए इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। फोल्ड माउंटेन ये भी है लेकिन दिस इज ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है अरावलीज हमारी, ठीक है। रेंज हैज़ कंसिडरेबली वोन डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। अब देखो यहाँ पे इरोजन की प्रोसेस की वजह से ये जो रेंज है ना ये पूरी खत्म, धीरे धीरे इरोड होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, ठीक। फिर अपलाचियन इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूराल माउंटेन्स इन रशिया have rounded features and low elevation. They are very old fold mountains. यहाँ पे सब fold mountains की बात कर रहे हैं। तो पहले हमने हिमालयाज़ और क्या बोलते हैं एल्प्स को देखा जो कि हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स है, फिर अरावलीज को देखा जो हमारे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। एंड फिर अपलाचियन जो नॉर्थ अमेरिका में है और यूराल माउंटेन्स जो रशिया में है, ये भी हमारे फोल्ड माउंटेन्स है बट ये भी वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है क्योंकि इनका जो फीचर है ना वो भी राउंडेड है और लो एलिवेशन है इसकी वजह से, ठीक। अब आते हैं हम अपने सेकंड टाइप ऑफ माउंटेन्स पे जो कि हमारे ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। द uplifted block are termed as host and the lowered block are called graben। यहाँ पे जो ब्लॉक माउंटेन है वो कैसे बनता है, ब्लॉक माउंटेन बनता है जब एक लार्ज एरिया ब्रोक हो जाए, टूट जाए और वो नीचे चला जाए। जैसे यहाँ पे देखो ये पूरा सरफेस था, यहाँ पे ये एरिया टूटा और ये नीचे चला गया, ठीक। तो ये हमारे जो बन गया ना ये हमारे ब्लॉक माउंटेन्स, ये जो है ना ये माउंटेन्स बन गए क्योंकि ये सराउंडिंग एरिया से ऊंचे दिख रहे हैं तो ये माउंटेन्स बन गए। लेकिन इसके साथ साथ इस वाले पार्ट को, जो ऊंचा वाला पार्ट है ना, इसको होस्ट बोलते हैं और जो नीचा वाला ये निचला हिस्सा है इसको ग्रैबन बोलते हैं, ठीक। तो राइन वैली जो है, वॉस्गेज माउंटेन्स इन यूरोप, ये एग्जाम्पल्स हैं ब्लॉक माउंटेन्स के, ठीक। तो याद रखना है जो ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल है वो राइन वैली है और उसके अलावा वॉस्गेज माउंटेन्स यूरोप में है ये, ठीक है। देखना इसको जाके कहाँ पर है ये एटलस में, अपने मैप में जाके देखना, ठीक है। फिर वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या होता
देखते हैं, हमने यहाँ पे दो टाइप के माउंटेन पढ़ लिए, फोल्ड माउंटेन्स एंड ब्लॉक माउंटेन। अब आते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स पे। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स कौन से हैं? जो फॉर्म हुए हैं ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से जो माउंटेन्स बन रहे हैं तो वो वॉल्केनिक माउंटेन्स है। कैसे? जब वॉल्केनो से लावा निकलेगा ना, लावा निकलेगा, उसके बाद जब वो लावा जम जाता है तो वो धीरे धीरे करके माउंटेन का शेप ले लेता है, तो वो हो जाते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। जैसे कि माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका में है, माउंट फुजियामा जापान में है, ये सारे वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। ठीक, अब माउंटेन्स के यहाँ पे सिग्निफिकेंस दिया हुआ है कि माउंटेन्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये स्टोर हाउस है वाटर का ना। बहुत सारी रिवर जो है उनका सोर्स, जो ग्लेशियर्स है ना, वो माउंटेन्स, हमने देखा था माउंटेन्स में हमें रिवर ऑफ आइस मिलती है। रिवर ऑफ आइस क्या है? वो ग्लेशियर से, तो ग्लेशियर में सोर्स होते हैं बहुत सारे रिवर्स के, जो कि हमें माउंटेन्स में मिलते हैं। रिजर्वायर्स आर मेड एंड वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज़ ऑफ पीपल। तो रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं, वाटर को हार्नेस किया जाता है लोगों के लिए, है ना। वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या बोल रहे हैं? देखो, माउंटेन जो है ना, वो किसका स्टोर हाउस है? तो वाटर का स्टोर हाउस है। वाटर अवेलेबल है माउंटेन्स में। क्यों? क्योंकि माउंटेन्स में ग्लेशियर्स मिल रहा है, और ग्लेशियर्स ही मेजर सोर्स है रिवर का। ठीक, और फिर रिवर, तो हमें वाटर तो पता है कि वाटर बहुत ही यूज़फुल है पीपल के लिए, है ना। ड्रिंक करने के लिए, उसके अलावा इरिगेशन में यूज़ होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ होता है। फिर रिवर वैलीज एंड टेरेसेज आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। रिवर वैलीज जो हो गए, टेरेसेज हो गए, यहाँ पे क्रॉप्स का कल्टीवेशन किया जाता है। माउंटेन्स में बहुत सारा फ्लोरा एंड फौना मिलता है हमको। फॉरेस्ट जो है, फ्लोरा फौना मिल रहा है, तो मतलब फॉरेस्ट जो वहाँ है ना माउंटेन्स में, वो हमें फ्यूल, फॉडर, शेल्टर, अदर प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं। अदर प्रोडक्ट्स में क्या दे रहे हैं? जैसे गम, रेजिन, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। उसके अलावा हमें आइडलिस्टिक साइट भी मिलता है माउंटेन्स में, बहुत अच्छा टूरिज्म प्रमोट होता है ना। ये माउंटेन्स को दे विजिट द माउंटेन फॉर देयर सीनिक ब्यूटी। माउंटेन्स बहुत बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट देता है, तो सीनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है माउंटेन्स। सेवरल स्पोर्ट्स जैसे कि पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंग ग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग, स्काइंग, ये सारे पॉपुलर्स हैं। माउंटेनियस गेम्स है ना, स्पोर्ट्स ये। ठीक है, तो ये माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा इसमें हम कुछ ये जो है ना, ये भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने हिल्स को बताया कि हिल क्या है। हिल क्या है? एक लैंड सरफेस है दैट राइजेज हायर देन द सराउंडिंग एरिया। जनरली अ स्टीप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर इज टर्म्ड एज माउंटेन। ओके, तो मतलब क्या कह रहे हैं? हिल क्या है? हिल भी माउंटेन ही है, लेकिन बस एक पर्टिकुलर हाइट तक की। 600 मीटर के नीचे जो होंगे ना एलिवेशन, मतलब सराउंडिंग एरिया से जो 600 मीटर तक की होगी, उसे हम कह देंगे हिल। और अगर 600 मीटर से ऊपर है तो हम उसे कहेंगे कि ये माउंटेन है। ठीक है, फिर ये जो मौना किया, हवाई हवाई में है, हवाई पैसिफिक आइलैंड, पैसिफिक ओशन में पड़ता है। ये एक अंडर सी माउंटेन है। हमने देखा था ना, सी के अंदर भी माउंटेन्स होते हैं, जिसमें एक माउंटेन का नाम इन्होंने दिया है मौना किया। ठीक है, जो पैसिफिक ओशन में पड़ता है। और ये जो है मौना किया, ये माउंट एवरेस्ट, जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, उससे भी ऊंचा है, उससे भी हायर है। कितना है ये? 10,205 मीटर इसकी हाइट है, माउंट ये मौना किया की। ठीक है, तो अंडर सी बहुत ही बड़े बड़े हमको माउंटेन्स मिल जाते हैं। और ये देखो, ये वॉल्केनो, कैसे वॉल्केनो से हमारे माउंटेन्स बन रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं प्लेट्यूज पर। अब प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। It is a flat-topped tableland standing above the surrounding area. A plateau may have one or more sides with steep slopes. The height of plateau often varies from few hundred meters to several thousand meters. Plateaus, like mountains, may be young or old. The Deccan Plateau of India is one of the oldest plateau. The East African Plateau in Kenya, Tanzania, and Uganda, and the Western Plateau in Australia are other examples. The Tibetan Plateau is the highest plateau in the world with a height of 4,000 to 6,000 मीटर अबव द मीन सी लेवल। क्या कह रहे हैं? प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू भी एलिवेटेड लैंड है, बट एलिवेटेड फ्लैट लैंड है। ठीक है, तो हमने देखा माउंटेन भी एलिवेटेड लैंड था, लेकिन उसका क्या था? उसका बेस ब्रॉड था, और टॉप जो था वो थोड़ा सा पीक, मतलब नैरो था, है ना, ऐसे कोनिकल शेप में बन रहा था, वो हमारा माउंटेन था। ये सराउंडिंग एरिया से ये भी ऊंचा ही होता है।
प्लेट्यू क्या है, प्लेट्यू भी सराउंडिंग एरिया से ऊंचा होगा लेकिन फ्लैट होगा, ठीक है, स्टेबल लैंड होगा ये, ठीक है, जो सराउंडिंग एरिया के से ऊपर है। इसका स्टीप स्लोप भी हो सकता है, जैसे ऐसे भी हो सकता है ये, है ना, एक साइड से स्टीप स्लोप है, एक या दो तीन साइड से स्टीप स्लोप है, सब तरफ से नहीं है, स्टीप स्लोप हमें भी दिख रहा है एक दो साइड से, ठीक है। इसकी हाइट जो होती है ये भी वैरी करती है, 100 मीटर से लेके सेवरल थाउजेंड मीटर्स तक की होती है। जैसे हमारे माउंटेन्स यंग या फोल्ड होते हैं वैसे प्लेट्यूज भी यंग एंड फोल्ड होते हैं, है ना। जैसे हम डक्कन प्लेट्यू अपना देखें, जो इंडिया में डक्कन प्लेट्यू है ये ओल्डेस्ट प्लेट्यू है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। फिर ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू जो केन्या, तंजानिया, युगांडा में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में जो वेस्टर्न प्लेट्यू पड़ता है ये भी हमारे ओल्ड प्लेट्यूज ही हैं, है ना। फिर तिब्बतन प्लेट्यू जो इंडिया के ऊपर तिब्बत वाले पार्ट में तिब्बत प्लेट्यू है, ये हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड है, जिसकी हाइट जो 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक की है, ठीक है। प्लेट्यू का क्या, प्लेट्यू क्यों यूज़फुल है, तो ये मिनरल डिपॉजिट्स के लिए, यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा मिनरल्स हमें मिलते हैं, है ना। दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स, एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन प्लेट्यू एरियाज, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ मिनरल्स हमें मिलते हैं तो माइनिंग एक्टिविटी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। जैसे अफ्रीकन प्लेट्यू देखें तो अफ्रीकन प्लेट्यू फेमस किसके लिए है, गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग के लिए। इंडिया में देखें तो ह्यूज रिजर्व्स हमको आयरन, कोल एंड मैग्नीज के मिलते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू में, है ना। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वहाँ पे हमको आयरन, कोल एंड मैग्नीज के रिजर्व्स मिलते हैं। जैसे अफ्रीकन प्लेट्यू वहाँ पे हमें गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग होती है वहाँ पे। इन द प्लेट्यू एरिया देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल्स एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम द ग्रेट हाइट। तो हमें प्लेट्यू में बहुत सारे वाटरफॉल्स दिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये प्लेट्यू था, ठीक है, ऐसा कुछ प्लेट्यू है, एक सेकेंड हम कुछ बनाते हैं। ये प्लेट्यू है, अब यहाँ से कोई रिवर आ रही है, ठीक है, जस्ट लाइक ऐसे कोई रिवर आ रही है यहाँ से, तो जब वो यहाँ से गिरेगी ना तो वो एकदम से गिरेगी, एकदम से गिरेगी तो एक वाटरफॉल बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे वाटरफॉल्स हमको मिलते हैं प्लेट्यूज पर। जैसे इंडिया में देखें तो हुंडरू फॉल छोटा नागपुर प्लेट्यू पे बन रहा है, सुवर्ण रेखा रिवर के थ्रू बनाया जा रहा है ये, मतलब सुवर्ण रेखा रिवर छोटा नागपुर प्लेट्यू के ऊपर से जा रही है और फिर वो नीचे गिरती है प्लेट्यू से तो हुंडरू फॉल बन जाता है। फिर जोग फॉल कर्नाटका में वैसे ही बन रहा है, ठीक है। फिर लावा प्लेट्यू जो होते हैं वो किस में रिच होते हैं, वो ब्लैक सॉइल में रिच होते हैं, और ब्लैक सॉइल फर्टाइल होती है, कल्टीवेशन के लिए अच्छी होती है, स्पेशली ब्लैक सॉइल ना कॉटन कल्टीवेशन के लिए अच्छी होती है, कॉटन अच्छा वहाँ पे होता है, ठीक है। मेनी प्लेट्यूज हैव सीनिक स्पॉट्स, सीनिक स्पॉट भी होता है क्योंकि वाटरफॉल्स वगैरह होंगे तो टूरिस्ट वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं उसको देखने के लिए, ठीक। अब हम आ जाते हैं अपने प्लेन पर, ठीक, तो हमने पढ़ लिया माउंटेन्स, प्लेट्यूज, अब हम आते हैं प्लेन पर। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड, दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबव मीन सी लेवल। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, अदर्स मे बी स्लाइटली रोलिंग एंड अंडुलेटिंग। मतलब क्या बोल रहे हैं, जो प्लेन्स है ना वो पूरा फ्लैट लैंड का स्ट्रेच है, एक बहुत बड़ा सा फ्लैट लैंड है जिसको हम कह रहे हैं प्लेन है, और इसकी जो हाइट होती है वो मीन सी लेवल से बस बहुत ज़्यादा है तो 200 मीटर तक की होगी बस, है ना। कुछ प्लेन्स होते हैं जो एक्सट्रीमली लेवल होते हैं, मतलब बिल्कुल ही प्लेन होते हैं, कुछ जो होते हैं वो स्लाइडली रोलिंग एंड अनडुलेटिंग होते हैं, मतलब ऊपर नीचे होते हैं थोड़ा सा वो, है ना। कुछ होते हैं बिल्कुल ही लेवल में होते हैं, बिल्कुल ही प्लेन होते हैं, और कुछ होते हैं जो ऊपर नीचे थोड़ा सा होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। बहुत सारे प्लेन्स कैसे बनते हैं, रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरी के द्वारा। Rivers flow down the slopes of mountains and erode them. They carry forward the eroded material. Then they deposit their load consisting of stone, sand, and silt along their courses and in their valleys. It is from these deposits that plains are formed. प्लेन कैसे फॉर्म हो रहा है ये चीज़ बताया जा रहा है कि प्लेन को फॉर्म कौन कर रहा है, तो उसको फॉर्म कर रहे हैं रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज। कैसे, रिवर जो जब माउंटेन्स के स्लोप से वो नीचे आ रही है ना तो माउंटेन्स को इरोड कर रही है वो, ठीक है, इरोड कर रही है और इरोडेड मटेरियल को खुद साथ में लेके आ रही है। और जब वो लेके आ रही है तो हमने देखा था रिवर जो है वो डिपोजिशन में हेल्प करती है ना, वो डिपॉजिट करती है रनिंग वाटर। तो वो लेके आ रहा है, वो जो इरोडेड मटेरियल है उसमें है क्या, स्टोन है, सैंड है, सिल्ट है, ये सारी चीज़ वो लेके आ रहा है, और वो फिर वैली में जाके या कहीं पे भी अपने पूरे कोर्स में, अपने पूरे रास्ते में कहीं पर भी वो उसको छोड़ दे रहा है, उसको
डाल दे रहा है ना, डिपॉजिट कर दे रहा है। तो इस तरीके से इस डिपॉजिट से प्लेन फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, जनरली जो प्लेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही फर्टाइल होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ईजी। Thus, these plains are very thickly populated regions of the world. Some of the largest plains made by the rivers are found in Asia and North America. कह रहे कि जो प्लेन्स है ना बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी इजीली कंस्ट्रक्ट हो जाता है बिकॉज इट इज़ द फ्लैट लैंड, है ना। जो प्लेन्स है इसलिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड रीजन होता है वर्ल्ड का। सॉरी। ठीक, लार्जेस्ट प्लेन्स जो हमें मिलते हैं वो एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं। जैसे एशिया में देखें तो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हो गया, है ना, जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर के थ्रू बनाया गया है इंडिया में। फिर चाइना में यांगजे प्लेन हो गया। ठीक है, यांगजे रिवर के थ्रू बनाया गया जो प्लेन है। प्लेन्स क्यों यूजफुल है वो देखो। प्लेन्स आर मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत यूजफुल है। क्यों? देयर इज ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पेपर as more flat land is available for building houses as well as for cultivation. Because of fertile soil, the land is highly productive for cultivation. In India too, the Indo-Gangetic Plain are the most densely populated regions in the world. क्यों यूजफुल है ये ह्यूमन हैबिटेशन के लिए? क्योंकि यहाँ पर फ्लैट लैंड अवेलेबल है, और फ्लैट लैंड अवेलेबल है तो कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, चाहे हाउसेज को, चाहे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को, कुछ भी वहाँ पे आप ईजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फर्टाइल सॉइल भी मिलता है तो कल्टीवेशन भी हम कर सकते हैं, और फ्लैट लैंड पे भी आराम से कल्टीवेशन हो जाएगा, प्रोडक्टिव भी होगा, है ना। फर्टाइल सॉइल है तो प्रोडक्टिव भी होगा वो कल्टीवेशन। इंडिया में जैसे इंडो गंगेटिक प्लेन की बात करें तो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है इन द वर्ल्ड। ऐसा ये है हमारा फ्लैट लैंड। ठीक, फिर आते हैं लैंड फॉर्म्स एंड द पेपल। ओके, नाउ वी go to the last section of the chapter. Okay, landforms and the people. Humans have been living on different kinds of landforms in different ways. Life is difficult in mountainous areas. Plains provide much better conditions. It is easy to grow crops, build a house or a road in a plain than a mountain. क्या बोल रहे हैं, जो ह्यूमंस है ना वो डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म में अलग अलग तरीके से रहते हैं। माउंटेनियस एरिया में देखें तो थोड़ा रहना डिफ़िकल्ट है। प्लेन में अच्छी कंडीशंस मिल जाती है, ईज़िली वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो हो जाएंगी, हाउस बिल्ड हो जाएगा, रोड हम बना पाएंगे प्लेन्स पे ईज़िली एज़ कंपैरिजन टू माउंटेन्स। तो वहाँ पे लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है प्लेन्स में अगर हम माउंटेनियस रीजन से कंपेयर करें तो। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन द वेज पीपल live on different kinds of landform? Sometimes natural calamities such as earthquake, volcanic eruption, storms, and floods cause widespread destruction. Huge loss of life and property takes place. By creative awareness about such incidences, we may lower the risk. ऐसा होता है कि जब नेचुरल कैलेमिटी जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एरप्शन आया तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी, है ना। लेकिन इस डिस्ट्रक्शन को हम कम कर सकते हैं अवेयरनेस को क्रिएट करके, लोगों को अर्ली वार्निंग सिस्टम के थ्रू वार्निंग दे के, है ना। ऐसे लोगों को अवेयर करके तो हम इस थोड़े रिस्क को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ठीक है, यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग्स in how many ways we use the land and water. Quite often, we use the land in a wasteful manner. For example, constructing houses on a fertile land. Similarly, we throw garbage on land and in water, making them dirty. We should avoid using such important gifts of nature in a careless manner. The available land is not only for our use, it is our duty to leave the earth a better place for future generations as well. बोल रहे हैं यहाँ लास्ट में कि देखिए, अपने आसपास जाके देखिए लैंड और वाटर का हम यूज़ कैसे कर रहे हैं। हम देखेंगे कि बहुत ही जगह पे हम उसको वेस्टफुल मैनर में यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि कोई फर्टाइल लैंड है, उस पर हम कल्टीवेशन ना करके उस पर हाउस बना दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया, है ना। गार्बेज को, कूड़ा हम वाटर पे कहीं पानी में डाल रहे हैं, लैंड पे डाल रहे हैं, उसे गंदा कर रहे हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं, और जो नेचर के द्वारा हमें इतना इम्पोर्टेंट गिफ्ट दिया गया है उसको हम केयरलेस मैनर में ना यूज़ करके अच्छे से उसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी ड्यूटी है कि लैंड को एक बेटर प्लेस, इस अर्थ को एक बेटर प्लेस के जैसे हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी इसे छोड़ें। ठीक, ये था ये चैप्टर।
And I think chapter is done. And ओके, जाके इसकी एक्सरसाइज करिएगा। और थैंक यू सो मच। बाय।